औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। तो नाज़रीन, आप जो है टोरंटो 360 को वॉच कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं और पसंद करते हैं, अपने जो है बहुत सारे कमेंट्स भी हमें भेजते हैं। मैं आपका तहे दिल से टोरंटो 360 की तरफ से और कम्युनिटी टॉक की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस फीडबैक के नतीजे में हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम को हम बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर मंथली एक प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो अमेरिका का इलेक्शन बड़ा हीट्सअप हुआ है। आपको पता है कि ट्रंप साहब और जो बाइडन के अंदर बड़ी नेक टू नेक फाइट चल रही है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर वहाँ पर, और हमने पिछले 2 प्रोग्राम जो है इस हवाले से हम कर चुके हैं। और हमारे मेहमान आपको पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब दीवानशु साहब, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं जो कि वाशिंगटन डीसी में हैं। हम जो है उनको बुलाते हैं, तो आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। दूसरा अहम टॉपिक उस हवाले से जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करना है, वो आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है एक इशू जो है फ्रांस के अंदर उठा है कि वो जो चार्ली हेब्दो ने जो कार्टून प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दिखाया था, तो एक जो टीचर था उसका नाम था सैमुअल पाटे, उसने जो है वो कार्टून जो है अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहा था। तो एक नौजवान जो है वो स्टाइल में आ गया, एक आदमी, और उसने उसका सर कलम कर दिया। और उसके नतीजे में जो जो इश्यूज उठे हैं, उसके नतीजे में जो वहाँ पर रिएक्शन आया वो बड़ा खौफनाक है, क्योंकि स्टेट्स लेवल के ऊपर जो इमानुएल मैक्रोन साहब हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कमेंट्स भी दिए हैं, काफ़ी इस्लामोफोबिक भी हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी। और उन्होंने ना सिर्फ ये किया है बल्कि उन्होंने ये किया है कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसके ऊपर कहा है कि वो चार्ली हेब्दो का जो कार्टून है, मुतनाज़ा कार्टून है, उसको 5 दिन तक जो है वो गवर्नमेंट की जो है ना बिल्डिंगों पर लगाया जाए। इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आया मुसलमान ममालिक से, और टर्की ने, पाकिस्तान ने, और कतर ने, और बहुत सारे अरब ममालिक ने जो है उनकी प्रोडक्ट का भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इस हवाले से भी हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और एक तीसरा मैटर जो है आज इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, वो है बिहार के अंदर एक प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहा है, इंडिया बिहार के अंदर। तो दीवानशु साहब से पूछेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आइए जनाब, वेलकम डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब और दीवानशु नारंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप दोनों हजरात का जो है वो इस प्रोग्राम में आने का और टाइम देने का। हमारी कोशिश होती है कि कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को जो है ना वो आप दोनों हजरात से गुफ्तगू करें। तो पहले तो मैं जाहिद बुखारी साहब, वाशिंगटन डीसी में आप बैठे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सरगर्म भी नज़र आते हैं, आपकी पोस्टें भी नज़र आती हैं मुझे। तो एक तो ये बताएं कि ये जनरल एनालिसिस अगर हम करें, तो इलेक्शन इस वक्त, इलेक्शन अमेरिका 2020 किधर खड़ा है? डेमोक्रेट्स ले बाजी पर हैं या जनाब आपके रिपब्लिकन बाजी पर हैं? आपको मालूम, मेरा ख्याल ये इमाम शाफी का या किसी का कॉल है जी जी कि किसी भी मामले में मेरी राय दुरुस्त है, हाँ लेकिन इसके साथ पूरा इम्कान है कि वो गलत हो। और किसी और इमाम की राय दुरुस्त है, इसका गलत है, लेकिन इसका पूरा इम्कान है कि दुरुस्त हो गए। तो ये उन्होंने एक लिहाज से 2 फिक़ही इख्तिलाफात में बहुत ही एक शानदार बात की है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अमेरिकन इलेक्शन भी वहीं खड़े हैं कि मेरे ओपिनियन पोल बताते हैं कि जो बाइडन जीत रहा है मार्जिन, लेकिन इसका भी इम्कान है कि ट्रंप जीत जाए। तो अच्छा, इस मखमसे से अभी तक मेरा ख्याल कौम नहीं निकली, और तो तजिया निगार हैं वो भी नहीं निकले। अब हो ये रहा है कि रिसर्च इस पे हो रही है और इस पे काफी लिखा जा रहा है कि 2016 में सर्वे पब्लिक ओपिनियन के क्या बताते थे पूरा अरसा और इलेक्शन से एक रात पहले तक, और क्या हुआ। आया 2020 में आया, इन्होंने जो पोल करने वाले हैं, इन्होंने क्या अमेंडमेंट की हैं अपने तरीकेकार में, क्या तब्दीलियां की हैं कि उसी अंजाम से वो 2-4 ना हो। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसे देख रहा था क्योंकि मेरा टॉपिक भी एक तरह का सर्वे रिसर्च। तो इन्होंने कहा कि एक बात तो ये थी कि जो मोस्ट लाइकली वोटर्स में आमतौर पे सर्वे कंपनीज का डाटा बायस यूं होता था कि वो ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा डेमोक्रेट उसमें होते थे। अच्छा, तो पहली बुनियादी गलती तो उन्हें इसका एहसास हुआ। दूसरा उन्हें ये हुआ कि जो अनडिसाइडेड वोटर्स थे उनकी परसेंटेज ज्यादा होती थी, और वो उसको उसी तरह तकसीम करते थे जैसे रेगुलर डेमोक्रेट रिपब्लिकन में तकसीम है कि आधे इधर चले जाएंगे, आधे 50-50 कर लिया। हाँ, वो गलत साबित हो गया। हाँ, उसकी वजह ये हुई कि उन्हें अंदाजा हुआ कि वो एजुकेशन पे वेट नहीं कर रहे।
चूंकि बहुत बड़ा फैक्टर ये हुआ कि जो लेस एजुकेटेड और वाइट हैं वो बड़े ज्यादा तादाद में ट्रंप की तरफ चले गए आखिर में। अच्छा, तीसरा फैक्टर उन्होंने ये देखा कि उस वक्त जो थर्ड कैंडिडेट थे, लिबर्टेरियन या ग्रीन पार्टी, उसको लोग इन जो प्री इलेक्शन पोलिंग में ज्यादा परसेंटेज दे रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट पोलिंग में उन्हें कम मिले। तो उन्होंने ये सोचा कि अब अच्छा, और वो ज्यादातर वो भी ट्रंप की तरफ चले गए। तो अब वो कर तो ये रहे हैं, मसलन उन्होंने कहा एक तस्दीक उन्होंने ये किया है कि ओवरऑल मोस्ट लाइकली में वो बैलेंस हो, एजुकेशन को वेट करें ताकि वो डेमोक्रेट्स और ज्यादा एजुकेटेड की तरफ बायस ना जाए। एक करेक्शन उनके बकौल जो भी है उन्होंने कर लिए कि उनके ख्याल में उन्होंने कर लिए। दूसरा उन्होंने ये देखा कि अनडिसाइडेड वोटर्स की तादाद कम हो रही है, परसेंटेज। तीसरा उन्होंने देखा कि जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स को भी जो राय दे रहे हैं उनकी तादाद भी कम हो रही है। तो इस लिहाज से उनका दावा तो ये है कि हमने बेहतर कर लिए हैं तरीकेकार को पोलिंग के, और कम बेश उसी तरह के रिजल्ट हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि बाइडेन को लीड है, बिल्कुल मार्जिन ऑफ एरर के बावजूद भी लीड है, जो बैटल ग्राउंड स्टेट में उनमें भी लीड है, लेकिन कुछ चीजें लेट, जैसे ये जो फ्रैक्शन का भी इशू हुआ कोरोना वायरस पे, तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा उसमें दूसरा एक गुमान ये है कि कोई हराए ना हराए, कोरोना वायरस ने शायद हरा देना, और तो मेरे ख्याल और तो कोई ऐसी चीज नहीं आती, और मुझे नहीं लगता था। अभी देखे ना आप, उसके डिसाइडेड होने का एक डिसीजन मेकर और वो इन फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का जज अभी उन्होंने नॉमिनेट करवा लिया 52-48 पे अभी हुई है वोटिंग सेनेट में। तो उसने ये बताया कि वो स्टैंड लेता है, फैसला करता है और अमल करता है उस पर, सिर्फ वादा नहीं करता। सही बात है। उस लिहाज से तो उसके हामियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, इसमें बड़े यही खड़ा है इलेक्शन, यही खड़ा है कि रिलेटिवली सर्वे रिसर्च वालों ने तरामीम की हैं, बेहतर किया है, रिजल्ट उसी तरह हैं जैसे हिलरी क्लिंटन के हक में थे। इनका गुमान है कि उस तरह का नहीं होगा सरप्राइज जो पिछले इलेक्शन में हुआ, लेकिन ये जो लेट 2-3 मूवमेंट हुई है, ये फ्रैक्शन पे जो उनका कहना था, उसमें बड़ी अहम बैटल ग्राउंड है पेंसिल्वेनिया और ओहायो। बिल्कुल, और उसमें मसला ओहायो तो एक्चुअली मैं देख रहा था कि डेमोक्रेट का गार्ड है, वो हमेशा जीतते रहे वहां पर ओहायो में, लेकिन पिछली दफा ये जीते थे ना। अच्छा, पिछले दफा जीते। हाँ, तो इसलिए इस साल भी तो, और दूसरा तो देखें क्या होता है। यानी लेकिन अभी तक जो थोड़ी सी सर्वे रिसर्च बेहतर करते हुए भी रिजल्ट बजाहिर ये लगता है टफ तो होगा। दिवांशु साहब से ले लेते हैं, दिवांशु साहब, बजाहिर देखें ट्रम्प जो है ना वो दुनिया के अंदर एक, अगर आप देखें मुझसे पूछें एज ए IT एम्प्लॉय प्रोफेशनल, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसने क्या किया है कि नॉर्थ अमेरिका की मार्केट को बेहतर किया है। हम जैसे लोग जो कि सैलरी कम हो रही थी, बाहर से लोग ज़्यादा आ जाते थे, और जो है ना हमारे जो बिजनेसेस थे वो बाहर जा रहे थे, उसकी वजह से उसने क्या कि कंसोलिडेट किया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो उसका तो फ़ायदा एक बहुत बड़ी तौर पर अमेरिकन को हुआ है, और अमेरिकन खुश हैं इस हवाले से कि जॉब मार्केट बेहतर हुई है वहाँ पर। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप देखें कि इंटरनेशनली उसने अफगानिस्तान का इतना बड़ा इशू था जो कि तकरीबन रिजॉल्व होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू था। तीसरा इशू, चाहे मुसलमान खुश हो या ना खुश हो, उसने फलस्तीन का जो यरूशलेम का मसला है, और बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं उसको ऑलरेडी जो है एक्सेप्टेंस पे चले गए, ये एक बहुत बड़ा मसला था। वो भी ऐसा लगता है कि बज़ाहिर अगर आप ट्रंप की आंख से देखें या उसके शूज में पांव रखें, उसने वो भी को रिजॉल्व किया, उसने कहा था कि रिजॉल्व करेगा। तो सिवाय कोविड-19 के, आई एम टोटली एग्री बुखारी साहब, कि मुझे नजर नहीं आता कि कहीं पर ट्रंप जो है उसने जो कुछ कहा और उसने पूरा ना किया हो। एज ए स्टेटमैन he did his job. आप कैसे देखते हैं इसको कि इस इलेक्शन के अंदर रियली क्या वाकई कोविड-19 से इशू होगा जिसकी वजह से बाइडेन जीत जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात कही पॉलिसीज की, तो जो पॉलिसीज आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने इंश्योर कराई, जो उसने वायदे पूरे किए, वो एक ऐसे वर्ड के हैं, वो एक ऐसे कंजर्वेटिव वर्ड के हैं जिससे मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं। जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी में अमेरिका को आइसोलेट कर दिया, अमेरिका को अलग कर दिया और उससे जॉब्स बची। तो मैं समझता हूं कि अगर हम अपने देश, हम कनाडा में रह रहे हैं, वहां पे ही देखें, कनाडा हैज ऑलवेज बीन वेलकमिंग टू इमिग्रेंट्स, और हर साल 2.5 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स लेता है, और उससे उसकी इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी इमिग्रेंट्स आने से सर्वाइव, बल्कि सर्वाइव नहीं और ज्यादा बढ़ रही है।
अगर हम यहाँ के रियल स्टेट या यहाँ के कैनेडा टोरंटो इटसेल्फ जीटीए का ही देख लें तो लोगों के आने से हमेशा हमें फायदा हुआ है। तो ये एक दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा ये है कि इट इज अ ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज में कुछ फैक्ट्री, कुछ दुनिया की कंट्रीज कुछ काम करेंगी, कुछ कंट्रीज कुछ काम करेंगी। तो वी शुड नॉट हैव टैरिफ्स, वी शुड हैव इक्वल ट्रेड सो दैट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर एवरीवन टू डू वेल इन व्हाट देयर स्ट्रेंथ्स आर। उस लिहाज से जो उन्होंने किया है, जो अमेरिका एक टाइम पे सुपर पावर के अलावा उसकी एक दुनिया में इज्जत थी, तो उसकी बात का एक वजन था। उसने चाहे नाटो से अपने को एक तरह से अलग किया, उसने यूएनओ से अपने को अलग नाफ्टा किया, से अलग किया, नाफ्टा को बिगाड़ दिया, डब्ल्यूएचओ से अलग किया। उसने हर बॉडी को जिसमें उसको सबके साथ चलना था, उसने आइसोलेट करके अमेरिका फर्स्ट का नारा जो दिया है, जी अगर हर देश वो नारा देने लगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी। ये एक अलग अलग छोटे छोटे हर कोई रजवाड़े बन जाएंगे जैसे पुराने जैसे होते थे, और इससे दुनिया का कोई फायदा नहीं होगा। तो आई डोंट एग्री टू दिस कि इट इज अ बेनिफिट टू अमेरिका, और आई डोंट थिंक हमारी ये ख्यालात इस तरह से हमें देखना भी चाहिए। वी हैव टू हैव अ लार्जर विजन टुवर्ड्स लाइफ एंड स्पेशली फॉर फ्यूचर। जो उसने क्लाइमेट के हिसाब में जो किया है, जो हालात कर दिए हैं, उससे अगर हमारे आगे के जनरेशन को, एनीहाउ दीज आर पॉलिसी इश्यूज। आई थिंक ये इलेक्शन जो है, अगर हम इस इलेक्शन पे आए, अगर हम पॉलिसीज पे जाएं, तो अमेरिका इज अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, इट स्टिल इज, एंड इट विल बी, and very patriotic society as well, because when he say America first, the people say love back to that one. Well, you see, that's the thing. That is what he has captured on. That is the imagination he has captured on. So America is a very conservative society, और उस कंजर्वेटिव सोसाइटी में जैसे ट्रंप को इन चीजों का सुप्रीम कोर्ट पे अपने कंजर्वेटिव जजेस को लाने का उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, और होना भी है। आज भी जैसे उन्होंने जो नॉट जस्ट विक्ट्री ऑफ बैरेट, पर आज जो उन्होंने अभी विस्कॉन्सिन में किया है कि 6 दिन बाद के बैलेट भी काउंट नहीं होंगे, तो दैट दे आर बेसिकली इंश्योरिंग, एंड दे आर होपिंग कि अगले हफ्ते भी द कंजर्वेटिव जजेस विल इंश्योर कि जो मेल इन बैलेट्स है उनकी काउंटिंग भी रिस्ट्रिक्ट की जाए जहां तक पॉसिबल हो सके। आई मीन दे आर जस्ट बेसिकली मेकिंग, देखिए हम डेमोक्रेसी का बचपन से ये सोचते आ रहे थे, नहीं, लेकिन रिमांशु साहब देखें, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ही वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन उस बैलेट्स के हवाले से मौजूद है ना वहां पर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर उन्होंने बना दिया ऑलरेडी। So if somebody go beyond that one, that will be restricted definitely. ऐसा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, विस्कॉन्सिन में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उन्होंने 6 दिन तक अलाउ किया था। ठीक है, उसके खिलाफ उसका फैसला हो गया वहां के हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में अब इनकी मेजोरिटी है, तो इन्होंने फैसला दिया था नहीं, इट विल नॉट बी अलाउड। यू सी द पॉइंट, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द डेमोक्रेसी शुड वर्क टू एंश्योर दैट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। और आज के कोविड के टाइम में जब लोगों को वोट देने आने में डर है, उस टाइम पे मेल इन बैलेट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ डेमोक्रेसी। उसको इंश्योर करना कि वो खींच लिया जाए लोगों से ताकि लोग वोट ना कर पाए, इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग डेमोक्रेसी। हम खुद, पूरा दुनिया जो ऑनलाइन जा रहा है, आज हम जूम या स्काइप पे बातें करते हैं, वी आर इन अ चेंज्ड वर्ल्ड। और उस वर्ल्ड को जानते हैं रिपब्लिकन्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए उनका जो बेस है वो जाके जैसे भी हो वोट देगा, वो मास्क की केयर भी नहीं करता। दे कंसिडर कोविड एज अ होएक्स एंड दे आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट। फॉर्चुनेटली दे आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट, बट द बेसिक थिंग इज आज के इस इलेक्शन में इट इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल, नोबडी कैन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज क्या नवंबर 3 के बाद होता है। जो मेल इन बैलेट्स का जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होने वाला है, उसको किस तरह से ट्रंप या रिपब्लिकन्स प्ले करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर दिवांशु साहब आया थे, मैं जाहिद बुखारी साहब की तरफ जाता हूं, क्योंकि ये देखिए इस दफा तो बहुत सारी चीजें क्योंकि वर्चुअल हो रही हैं, रिमोट हो रही हैं, और सारी दुनिया जो है वो एक डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स और इन तमाम चीजों से गुजर भी रही है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है कि आने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और लोगों के लिए आसानियां भी हैं। यानी कि जो लोग पहले घर से निकलकर वोट देने जाने की सुस्ती करते थे, वो नहीं देते थे इस वजह से। तो इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि 33 स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका की जिसके अंदर जो प्री पोल वोटिंग हुई है वो 2016 के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नज़र आ रहा है बैठ के वोट देना पसंद करते हैं, क्लिक 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 3 बटन दबाए और जनाब वोट डाल दिया अपना।
तो ऐसा लग रहा है कि इस दफा जो टर्नआउट है वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का आने वाला है और उसके नतीजे में रिजल्ट्स कहीं पर भी जा सकता है। कैसे देख रहे हैं जाहिद बुखारी साहब इस चीज को? अच्छा, टर्नआउट का अभी कोई अंदाजा नहीं है। मतलब पिछले जो यहाँ अंदाजा करते थे, एक तो टोटल पॉपुलेशन है, फिर 18 साल और उससे ज्यादा की पॉपुलेशन आती है, फिर उसमें से रजिस्टर्ड वोट होते हैं, फिर उनमें से वोटर होते हैं ना, exactly. जो वोट कास्ट करते हैं। तो पिछले साल सदारती इंतखाब में को 55% तक का था जो मेरा ख्याल इनका वोट रेट पॉपुलेशन का। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले देखे ना, उसमें एब्सेंटी वोट है, मेल वोट है, मेल इन वोट है और अर्ली वोटिंग है। अब कल से नहीं, आज से मैरीलैंड में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है। हमने पिछले दफा भी अर्ली वोटिंग जाके ब्लॉक की सूरत में हम गए थे, अर्ली वोटिंग दी थी, बूथ में जाके देना पड़ता है। ठीक। तो ये बात आपकी सही है कि पिछले साल जो भी नंबर थे वो एक हफ्ता पहले अचीव हो गए हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग देंगे, लेकिन उसका ये भी तो होगा 3 नवंबर को कम लोग होंगे ना रिलेटिवली। अगर 3 नवंबर को किया जाए 60 मिलियन लोग वोट दे चुके हैं अब तक। 60 मिलियन लोग वोट दे चुके हैं। जी 60 मिलियन दे चुके हैं। पिछले दफा 58 मिलियन ने दिए थे उससे पहले। तो इस दफा 2 मिलियन आज की तारीख तक 2 मिलियन ज्यादा हो चुके हैं। तो वो उसकी तवक्को थी, चूंकि हालात ऐसे है ना, तो 3 नवंबर को कम होंगे। जब भी आप डाटा के देखें 3 नवंबर को कितने लोगों ने वोट दिए और 3 नवंबर को 16 में कितने दिए, तो जाहिर कम तादाद होगी। ख्याल यही है। मेल वोटिंग में, मेल इन में सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन भी है जो पेंसिल्वेनिया के बारे में उन्होंने किया कि 3 दिन बाद तक जो वोट आ जाएंगे ना, उन्हें काउंट करना होगा। तो शायद विस्कॉन्सिन की 6 दिन वाली बात नहीं मानी, लेकिन पेंसिल्वेनिया की 3 दिन बाद वाली बात मान ली। अच्छा, ठीक है, मान ली। अच्छा, अब इसमें भी ये होगा, देखे ना, इसका तो सिंपल तरीका, इन मुल्क में कोई नहीं समझे 5 लाख के करीब इलेक्शन होते हैं मुल्क में जब सदारती इंतखाब होता है ना, तो बेशुमार जो रेसेस हैं। अगर मसलन किसी भी हल्का इंतखाब में डिस्ट्रिक्ट में 4000 वोट अभी मेल वोट हैं, वो भी काउंट होने हैं, लेकिन अगर एक कैंडिडेट 5000 से जीत रहा है तो 4000 दूसरे को भी दे दें, तभी तो जीत का ऐलान कर देंगे। तो अभी इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। अब वो सदारती इंतखाब पे क्या होता है, ये मसला होगा कि अगर जैसे पिछली दफा था कि भाई टोटल वोट नंबर्स में तो क्लिंटन आगे थी, सही बात, 2% आगे थी, लेकिन इलेक्टोरल वोट के अंदर कम थी। सही, उस लिहाज से फिर शायद इन्हें हर वोट काउंट करना होगा ना, जो बाइडेन ने कहा कि वो एवरी वोट शुड बी काउंटेड, कि उन्हें इलेक्टोरल वोट का डिसीजन तभी होगा कि जब एवरी वोट इज काउंटेड, तो फिर उस स्टेट के इलेक्टोरल वोट किसी एक तरफ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अब ये मसले तो हैं सारे के सारे। अच्छा, तो एक चीज में आया था, मैं डिवांशु साहब ब्रेक पे जाने से पहले डिवांशु साहब से क्विक में कमेंट्स ले लेता हूं। डिवांशु साहब, 3 स्टेट ऐसी हैं जिसमें 1% का बड़ा डिफरेंट आ रहा है, अगर जो पोल्स हम देखते हैं। एक तो एरिज़ोना है और 1% का फर्क है, और जॉर्जिया है जिसके अंदर 1% का फर्क है, और मैं यहाँ पर देख रहा था नॉर्थ कैरोलिना। ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें मोर और लेस 1.51, और ये जो तीनों स्टेट्स हैं अगर आप देखें तो तीनों ट्रम्प साहब ने जीती थी पहले। इस दफा जो बाइडेन साहब पोलिंग में आ गए, मुझे नहीं मालूम कि लास्ट टाइम की पोलिंग में हिलरी क्लिंटन वहां पर आ गई थी या नहीं थी। बहरहाल ये इस पिछली दफा ट्रम्प साहब ने इसको 3.6% ज्यादा वोट दिए थे, और वो इसी तरीके से 1, और यहाँ पर जो है उन्होंने 8, बल्कि नॉर्थ कैरोलिना में 3.7 और एरिज़ोना में 3.6% वोट ज्यादा लिए थे। तो कैसे देख रहे हैं इन बैटल ग्राउंड को, कि क्या आपको लगता है कि वाकई 2 बड़े इश्यूज जो नजर आते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि नॉर्थ कैरोलिना स्पेशली और एरिज़ोना जो है वो जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करने जा रहा है। फ्लोरिडा तो हमेशा से करता है, आपको याद होगा कि गोर साहब हार गए थे बुश के मुकाबले में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सिर्फ फ्लोरिडा के एक इलेक्शन ने जो है ना टर्न आउट कर दिया था, चेंज कर दिया था। कैसे देख रहे हैं ये? देखिए, ये जो आपने 3 स्टेट्स बोली हैं, इसमें एरिज़ोना और जॉर्जिया जो है, these are basically red states. North Carolina has been changing time and again, but these other 2 states are purely red states. So अगर उसमें एक play भी है आज के दिन में, that itself is a good sign for Democrats. Yes, there is a play. So जॉर्जिया के बारे में जरूर कहा जा रहा है कि एरिज़ोना में शायद उतना नहीं, पर जॉर्जिया के बारे में जरूर कहा जा रहा है कि Democrats can sense a victory there, and that is why Biden is again going there in this week.
सो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर डेमोक्रेट्स। मैं समझता हूँ डेमोक्रेट्स के दिमाग में और शायद पूरी दुनिया के दिमाग में एक 2016 का हवा बैठा हुआ है कि 2016 में हिलरी का ये था कि जीत गई है, जीत रही है, और लास्ट मिनट पे जो है ट्रम्प साहब जो है वो खींच के ले गए। तो इस समय जो पोल्स वगैरह या जो लोग भी कह रहे हैं कि बाइडन आगे है, पर अंदर से सब कहते हैं कि जाट मरा जो जानी है जब 13वीं होए वाली बात चल रही है। ब्रेक पे जा रहे हैं, यानी कि जितने जुगादरी हैं उनकी कोई जो है ना पोल्स वोल्स चले नहीं थे, 2016 में सब फेल हो गए थे। इस दफा देखते हैं उन जुगादरियों के जनाब के वो पोल्स चलेंगे नहीं, इस दफा शायद शेर आ ही जाए। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अहम सवालात पूछते हैं कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वहां पर अमेरिका के अंदर उसने सर्च किया है, काफी प्रोएक्टिव नजर आते हैं इस इलेक्शन के अंदर, दोनों पार्टियों के अंदर, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट में। तो मैं शाहिद बुखारी साहब से ये सवाल करूंगा आने के बाद। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वक्फे से पहले जो है हम इलेक्शन अमेरिका 2020 के हवाले से एक दिलचस्प गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारे दोनों मेहमान जनाब दिवांशु नारायण साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन टाइम्स के, और जनाब एनालिस्ट हैं, हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं जनाब डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब वाशिंगटन डीसी से। तो जाहिद भाई स्पेशली आपसे मैं सवाल मेरा है ये बनता है कि क्योंकि आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं इलेक्शंस को और आप सर्वे पे भी नजर रखते हैं, तो एक चीज जो महसूस मुझे यहाँ से बैठकर भी होती है और जो जराइद और रसाइल को पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि मुसलमानों ने, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी ने अमेरिका के इस इलेक्शन के अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया है। और वो ना सिर्फ ये कि एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा और कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट बोथ द पार्टीज। मेरा ख्याल जो अच्छे ट्रेंड्स जो बिल्कुल साबित हुए हैं ना, उसमें एक तो ये है कि मुसलमानों में ये अब कंसेंसस एक तरह का ना एहसास। एक जमाना था कि आप इलेक्शन की बात करें तो मस्जिद में ये कोई बात करें तो हराम हराम के नारे लगते थे। हाँ, सही बहुत इशू था ये सितंबर 11 से पहले और थोड़ा सा बाद, लेकिन बाद में मेरा ख्याल पहले तो खौफ की फजा हुई सितंबर 11 के बाद और बहुत ज्यादा पीछे हटने की, लेकिन फिर मेरा ख्याल लोगों को अंदाजा हुआ कि रहना तो यही है। और दूसरी कौमें जो यहाँ ग्रुप्स हैं एथनो रिलीजियस, उन सब पे ये इससे ज्यादा भयानक वक्त गुजरा है, मुसलमानों पे उतना नहीं गुजरा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जूश के साथ जो हुआ है, कैथोलिक के साथ जो हुआ है, यहाँ बेशुमार कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ है, मुसलमानों के साथ उतना नहीं हुआ। लेकिन आजकल के जमाने में जो भी हुआ, इस्लामोफोबिया वो है, मतलब खौफनाक है। लेकिन जो अच्छी बात हुई है ये कि मुसलमानों में ये बहुत ही एहसास हो गया कि मस्जिद का किरदार बदलना चाहिए, लीडरशिप का रोल बदलना चाहिए, हमारा रोल बदलना चाहिए। उसमें ये है कि सोशल सर्विस में ज्यादा इन्वॉल्व हुए, उसमें यह कि इंटरफेथ में ज्यादा इन्वॉल्व हुए, उसमें यह कि दूसरों के साथ मिलके काम करने में ज्यादा इन्वॉल्व हुए, और फिर ये असर्ट करने में कि हम हैं, हमारा अच्छा मीडिया में भी अच्छा रिस्पांस मिला। जहां खिलाफ बहुत कुछ है उसका फायदा ये भी हुआ है कि मीडिया में बहुत रिस्पांस मिला है और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई। तो चुनाचे मुसलमानों का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हर लेवल पे, वॉलंटियर टाइम देना, नोट देना जो मुसलमान पहले काफी देते थे अभी भी दे रहे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकली उसमें हिस्सा लेना और खुद कैंडिडेट बनना। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल मसलन कैंडिडेट बनने के अलावा भी बर्नी सैंडर्स की कैंपेन थी, उसका कैंपेन मैनेजर मुस्लिम नौजवान यूथ था, बहुत जबरदस्त, हार्वर्ड का पढ़ा, ये पता नहीं कहाँ ये एरिया हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, बहुत एक्टिव। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल ये खुशाइन बात है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन भी, मतलब जो मुख्तलिफ जूश अमेरिकन ये तो पहले से हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन जो नए उभरते हुए ग्रुप से हो सकते हैं ना, तो मुस्लिम अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, फिर कुछ और भी जो ग्रुप्स हैं, वो काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें और असर्ट कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि ये आइंदा भी चलेगा। हम जो समझा रहे हैं कि भाई सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे ना जाएं, नंबर एक, और सिर्फ एक पार्टी की तरफ ना जाएं। अगरचे इस वक्त जो ट्रंप साहब की पोजीशन की वजह से और वॉर ऑन टेरर की जो सारी भयानक सूरतें थी उनकी वजह से मुसलमान, मतलब पाकिस्तानी तो पहले रिपब्लिकन हुआ करते थे, जी। बस पाकिस्तानी रिपब्लिकन होते थे, लेकिन वो उन्होंने पार्टी आईडी बदली है और डेमोक्रेट ज्यादा हैं।
लेकिन मुसलमानों में बहरहाल अभी भी है कि जो खासतौर पर बड़ी तादाद मौजूद है, हाँ। डॉक्टर्स, वो ट्रम्प के साथ भी काम करना चाहते Exactly. हैं। लेकिन मेरा ख्याल अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट कर रही है। डेमोक्रेट पार्टी भी उनको खासा अकोमोडेट कर रही है, और हम उन्हें कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे ज्यादा इन्वॉल्व हों, स्कूल बोर्ड्स में, लोकल काउंटी इलेक्शन में, वहीं से फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल इस दफा लोग कई ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, तो वो काफी सॉलिड काम कर रहे हैं कि कैंडिडेट के साथ रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, फंडरेजिंग भी कर रहे हैं। आर्टिकल ये बेहतर ट्रेंड है। मैं इनका आर्टिकल भी पढ़ रहा था, इन्होंने जनाब वो मतलब एक आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर साउथ एशियन कम्युनिटी, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उस हवाले से कहा है कि उनका क्या रोल है उस पूरे इलेक्शंस के अंदर। और पूरा डिटेल में मैं तो नहीं पढ़ सका, लेकिन जितना मैंने आर्टिकल पढ़ा मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने काफी डिटेल के साथ उसके अंदर लिखा है। तो दिवांशु साहब, साउथ एशियन कम्युनिटी, स्पेशल इंडियन कम्युनिटी जो है, वो क्या रोल अदा कर रही है इस इलेक्शन के अंदर? देखिए, ऐसा है कि एज इंडियंस तो डेमोक्रेट्स, इंडियन कम्युनिटी जो है या साउथ एशियन कम्युनिटी जो मैं कहूंगा, वो डेमोक्रेट्स के सपोर्टिव रही है, क्योंकि हम लोग मिडिल डेमोक्रेट्स हैव स्टूड फॉर इमिग्रेशन, हैव ऑलवेज बीन बेनिफिशियल टुवर्ड्स, हैव स्टूड फॉर द मिडिल क्लास। और रिपब्लिकन्स एक रिच लोगों की पार्टी रही है। तो जो हमारे साउथ एशियन जो अमीर हो जाते थे, जो डॉक्टर वगैरह बड़े आदमी बन गए, वो रिपब्लिकन में चले आते थे। उनको टैक्सेस अपने बचाने हैं, हर कोई अपने पैसे अपनी ख्याल पहले रखता है। बिल्कुल सही। परंतु इस बार, जैसे मैंने आर्टिकल में भी बोला या जो मैं महसूस कर रहा हूं, इसमें दो चीजें मैं कहूंगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज, जहां तक तो हिंदुओं का सवाल है, जो इंडियंस, जो सो कॉल्ड हिंदू कम्युनिटी जो अपने को आइडेंटिफाई करने लगे हैं आजकल मोदी के चक्कर में कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहो एंड ऑल दैट, वो उनको ये लगता है कि चाइना को दबाने के लिए या पाकिस्तान को दबाने के लिए ट्रंप बेटर है। तो वो इस बार जो है वो एक बड़ी तादाद में रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक दिमाग में, ये जो राइट विंग का जो इस समय जोर चल रहा है इंडिया में, उसका असर इंडियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी पे, साउथ एशियन हिंदू कम्युनिटी पे अमेरिका में भी आएगा। तो मैं अभी ओहायो में था, अपने बेटी की शादी में वहां पे था, तो मैं जिस भी देसी से मिला, जो भी थे, ज्यादातर जो है वो ये कह रहे थे कि हम ट्रंप को वोट देंगे क्योंकि वो भारत के लिए बेटर है। So this is one change which I have seen. Unfortunate, but this is the reality. Second change, I think, which Dr. Saab has really pointed out and which is important. मैं समझता हूं कि हम ये जो इस दुनिया में आज के दिन देखिए, ये इस दुनिया का रिवाज रहा है। अगर हम हजारों साल की हिस्ट्री निकाल लें, कि ये रिलीजियस वॉर्स चलती रही हैं, किसी ना किसी रिलीजन के बीच में बिल्कुल सही बात है, ये जंग चलती रही है। ठीक है। आज के दिन में दुनिया में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा डिजीज बन के आ चुका है, और उस डिजीज को दूर करने के लिए न सिर्फ इसका इलाज दूसरी कम्युनिटीज को करना है, मुसलमानों को खुद खड़ा होना होगा, खुद लिबरल, खुद पॉजिटिव बनना पड़ेगा, खुद आगे आके चीजों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ना कि किसी कोकून में जाए, ना कि छुप जाए। उनको आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा दुनिया को। कई बार जो है मुखौटा थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ता है कि हाँ, हम हैं और हम आपके साथ हैं, आपके पार्ट हैं। उस लिहाज से मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा रोल इस समय आ रहा है यूएस इलेक्शंस में, वेरी पॉजिटिव रोल, एंड आई एम हैप्पी टू से that a lot of people are identifying with it and Democrats are recognizing it. चाहे वो इल्हान उमर हो, चाहे जो हमारी जो स्क्वाड की जो 2 मेंबर्स हैं, और सिर्फ स्क्वाड, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग उनकी पहचान बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। और ये जो हिंदुत्व वाला जो भारतीयों में कुछ हिस्से में आ चुका है, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ हिस्से में आ चुका है, ये एक बीमारी दूर होगी। हर चीज का एक वक्त होता है, ये दूर होगी। वो महसूस करेंगे कि डेमोक्रेट, देखिए हमारी जो कमला हैरिस जो खड़ी हुई है, वो भी आफ्टर ऑल इंडियन साउथ एशियन बैकग्राउंड इज देयर, यस एग्जैक्टली। दे विल रियलाइज कि डेमोक्रेट्स एक ऐसी पार्टी है जो इमिग्रेंट, जो आज देखिए हर कोई पार्टी के अपने रूप होते हैं, और डेमोक्रेट्स तब भी एक पार्टी है जो लोगों को कलर के अलावा देखना, इंसान के रूप में देखने में तैयार है।
और आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। अच्छा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने तवज्जो दिलाई और आई होप के जो बदलते हुए हालात हैं, बदलती हुई पॉलिटिक्स हैं, हम कनाडा में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ा जोरदार किस्म की जो है ना वो तब्दीली आ रही है। तो मैं इससे पहले कि एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है जाहिद बुखारी साहब आपकी तरफ, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि वो इमानुएल मैक्रोन साहब का जो 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 इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं, और फिर वहाँ पर जो एक नौजवान जो है वो एक जो टीचर्स हैं वो उन्होंने वो पिक्चर दिखाई तो उसके बाद उनका बीहेडेड कर दिया गया, उनके सर कलम कर दिया किसी ने, और उसके नतीजे में जो इंतशार फैला है वहाँ पर, और जाहिर सी बात है उसको गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली लिया, और वो सीरियसली अब गवर्नमेंट ने इस हद तक सीरियस लिया है कि उन्होंने कहा कि ये सारे कार्टून जो हैं वो चार्ली हब्दू का जो जिसने कार्टून बनाया था जो आज से कई साल पहले जो इशू आया था, उसको तमाम गवर्नमेंट की इमारतों पे लगा दो, जिसकी वजह से गमो गुस्सा है पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर, और बहुत सारे ममालिक ने जो है वो फ्रांस की बहुत सारी चीज़ों को जो है ना बाइकआउट भी कर दिया है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है अगेन, इट लुक्स लाइक दैट कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट फिर एक जो है ना अराइज हो रहा है, और फ्रांस में तो वक्तन फवक्तन ये होता रहता है, और अभी हम थोड़ा सा संभल पाते हैं फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। नहीं, उसकी असल में देखना एक वजह तो बड़ी बुनियादी तौर पे ये है, या तो इनकलाब फ्रांस का असर है कि वो इतना शिद्दत का इनकलाब था कि वहाँ फ्रांस में उसका रवैया पूरी सोसाइटी और हुकूमत का फर्क है बाकी यूरोप से और अमेरिका से। देखें, पहली बात तो ये समझने की है कि यूरोप में और खास तौर पे फ्रांस में जब चर्च, यहाँ जो बात होती है ना चर्च और स्टेट की अलहदगी की, तो वहां ये बात होती थी कि स्टेट को बचाना है चर्च के जुल्म से। अच्छा, अमेरिका में इसकी बात ये होती है कि चर्च को बचाना है स्टेट के जुल्म से। ये बड़े फंडामेंटल फर्क है। अच्छा, उसमें ये यूरोप में भी है, लेकिन यूरोप में भी फ्रांस का रवैया एक हिस्टोरिकली बहुत ही मुख्तलिफ है। मसलन सेकुलरिज्म के बारे में, वो बहुत ही एक्सट्रीम सेकुलरिस्ट सोसाइटी है ना, और सोसाइटी भी सेकुलर कहती है ना, और सोसाइटी भी यूरोप में सेपरेशन करती हैं, लेकिन बेल्जियम में, जर्मनी में, इंग्लैंड में इसके बावजूद भी वो क्रिश्चियन और जूश और कहीं कहीं मुसलमान स्कूलों को भी सपोर्ट करते हैं, उनके मजहबी तालीम को सपोर्ट करते हैं, उनके इमामों की भी एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। फ्रांस का रवैया ये है, इतना शिद्दत है जो उनके अपनी टर्मिनोलॉजी में, और वो जो बिल्कुल टोटली फर्क है, जो मेरा ख्याल हमें भी समझना चाहिए और फ्रांस को भी समझना चाहिए, दूसरी तरफ मुसलमानों के जज्बात को। वहां एक दफा मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में था, तो उनके कोई इंटेलेक्चुअल या कुछ स्कॉलर आए, उनसे बड़ी बातचीत हुई, तो मैंने उन्हीं की तशबीह में मैंने कहा, जैसे आप तालिबान पे बहुत एतराज करते हैं कि तालिबान जबरदस्ती बुर्का पहनाते हैं, जबरदस्ती दाढ़ी रखवाते हैं, जबरदस्ती टखनों से ऊपर शलवार करवाते हैं, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। बिल्कुल सही है, बुरा लगना चाहिए, ये गलत है, ये इस्लाम भी ये नहीं कहता। लेकिन जब आप जबरदस्ती कहते हैं कि बुर्का नहीं रखो, जब आप कहते हैं दाढ़ी नहीं रखो, जब आप कहते हैं कि हलाल दुकानों पे पोर को वहां पे सेल करो, तो आप भी तो फिर सेकुलर तालिबानाइजेशन कर रहे हैं ना। अच्छा, वो इसमें तो बिल्कुल तड़प ही उठे कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मसला भी ये है कि उनके यहाँ जो तशरीह एक अजीबो गरीब है सेकुलरिज्म की, और उन्हें मेरा ख्याल जमाने के 21st सेंचुरी के रुझानात से फ्रांस की सोसाइटी को और स्टेट को अपने आप को मुताबिकत पैदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो मुसलमानों के साथ जो मसला है, मुसलमान देखें, मुसलमान अजीबो गरीब है ना। अल्लाह के बारे में आप कहेंगे तो वो इतने खफा नहीं होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर वो एक ईमानी वो अकीदे का मसला है, और जो इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त बात की थी यूएन की तकरीर में, उसने कहा था कि वो हमारे दिल में बसते हैं। जब आप उनके खिलाफ कुछ करते हैं तो हमारे दिल को जख्म लगता है, और जो दिल को जख्म है वो जिस्म में जो जख्म लगता है उससे ज्यादा गहरा होता है। ये चीज उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और उससे भी आगे बढ़ के कि जब आपके कंट्राडिक्शन नजर आया आपके रवैये में, कि आप कहें कि भाई हॉलोकॉस्ट की तो आप मुखालफत नहीं कर सकते, वहां तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपको जेल हो जाएगी। और इस मसले पे कहें नहीं, मुसलमानों को लिबरल होना चाहिए, मुसलमानों को इतना जिंदा दिल होना चाहिए, या अगर उनके नबी की इंसल्ट हो रही है तो उसको बर्दाश्त करें। भाई बर्दाश्त करेंगे, कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसमें मेरा ख्याल है मकालमा बहुत जरूरी है। मतलब वो तो ठीक है, जो भी रिएक्शन हो रहा है, ग्रास रूट हो रहा है, हुकूमतें कर रही हैं, बाइकआउट कर रही हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि सिर्फ यही मसला तो नहीं, ये एक हिस्टोरिकल मसला है, इसमें मकालमा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान, यहाँ हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इस मकालमे में अमेरिकन क्रिश्चियन, अमेरिकन जो दूसरे मजहबी अनासर हैं, वो भी साथ शामिल हों
और फ्रांस के साथ भी मुकालमा हो कि भाई आपकी जो तशखीस है ना बुनियादी तौर पे वो गलत है। ठीक तो है, आप अपनी सोसाइटी को जिस तरह दिवांशु साहब से चाहते हैं, कमेंट्स दे वो देता हूँ। गलत है। डॉक्टर साहब, दिवांशु साहब से इस पे मुख्तसर एक कमेंट देता हूँ, फिर इनके पास ही मुझे दोबारा जाना है एक सवाल के ऊपर। जी दिवांशु साहब। देखिए, मुझे जो फ्रांस में हुआ है, जो बीहेडिंग हुई है, वो गलत थी, और उसको उसको मुस्लिम कम्युनिटी ने भी गलत ही कहा है। ये नहीं है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। किसी भी मस्जिद से फ्रांस में या कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि ये सही किया। मारना गलत था, जो उस बंदे ने किया वो भी गलत था, मारना भी गलत था। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हम सेक्युलरिज्म को एक जो है उसके एक्सट्रीम में जाते हैं तो वो भी किसी सोसाइटी के लिए गलत हो जाता है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह के देखा, और मैं फ्रांस भी बहुत घूमा हूं, मैं यूरोप में कई बार गया हूं, और मैंने चाहे वो यूरोप में देखा या अमेरिका में, तो हम रह ही रहे अमेरिका कनाडा में, कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड का सेक्युलरिज्म जो है एक बहुत ही छोटे किस्म का सेक्युलरिज्म बन के आ चुका है, जो बेसिकली अगर वो क्रिश्चियनिटी या अगर वो वेस्टर्न व्यू के हिसाब से चलता है तो ठीक है, अगर वो उनके खिलाफ है तो वो कुछ भी, उसको किसी भी आदमी को गलत कर सकते हैं। किसी भी हालात में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी भी हालात में मस्जिदों को बैन करना, या जैसे चार्ली हेडेबो की जो कार्टून्स हैं वो सब जगह फैलाना, ये एक रिलीजन के को वो देना है, चुनौती देना है, या एक उसको एब्सोल्युटली प्रोवोक इज द राइट वर्ड, उसको कहना कि हम तुम्हारी केयर नहीं करते, ये गलत है। और अगर ये स्टेट कर रही है तो ये और भी गलत है। मुझे दुख इस बात का है कि क्यों एर्दोगन या क्यों इमरान खान साहब को ही इसके लिए बोलना पड़ा, क्यों नहीं यूएन बोल रहा है, क्यों नहीं पूरी दुनिया बोल रही कि जो फ्रांस में हो रहा है वो गलत है। अगर दुनिया सेक्युलरिज्म के साथ है, अगर दुनिया के हिसाब से सब मजहब बराबर हैं, तो इस समय यूनाइटेड नेशंस में इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस को एक वोट पास करना चाहिए कि देखिए, क्यूबेक में गुरुद्वारे में जाके एक क्रिश्चियन ने, सो कॉल्ड क्रिश्चियन या व्हाइट सुपरमेसिस्ट या जो भी कह लीजिए, उसने गुरुद्वारे में जाके 7 सिखों को मारा, विस्कॉन्सिन में मारा। तो क्या हमने पूरे क्रिश्चियंस पूरे चर्चेस पे ये लगा दिया कि चर्चेस के गलत है? हम कोई, देखिए पूरी दुनिया, ये टेररिज्म जो है वो एक चीज है, हर एक का इंडिविजुअल ख्यालात एक चीज है, उसकी वजह से पूरे के पूरे रिलीजन को एक गलत तरीके से पेश करना, और वो भी स्टेट पेश करे, ये गलत है। और ये मैक्रोन ने किया है, क्योंकि राइट विंग जो मैरियन लापेन वहां पे जो है वो इसका बहुत यूज कर रही थी, तो उसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये। अच्छा, मुझे पर टाइम जरा कम है दिवांशु साहब, आखिरी एक मसला रह गया, वो हमारा बिहार इलेक्शन रह गया है, मुझे तेजी से उसके ऊपर आने दें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो गई है कि जो है वो सोसाइटीज को डायलॉग करने की जरूरत है, सेक्युलरिज्म को भी अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है। सेक्युलर खुद एक जो एक्सट्रीमिस्ट मजहब ना बन जाए, बल्कि उसके अंदर भी जो, और यूएनओ को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बात सिर्फ। अच्छा, आखिरी एक टॉपिक आप ही से सवाल है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आऊंगा डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब से, आखिरी कमेंट्स लेता हूं। तो बिहार का इलेक्शन, मुसलमान, अच्छा ये एनआरसी और 370 के बाद आपने देखा कि मुसलमान जो है वो एक नजर आया कि उन्होंने बाहर निकले, खासतौर पर खवातीन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकली, लोग बाहर निकले और उन्होंने जबरदस्त किस्म का एजिटेशन किया। अगर ये कोविड-19 नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि ये एजिटेशन जो है वो तूलो अर्ज में फैल जाता, और काफी लोग और दूसरी कम्युनिटीज में उसके अंदर काफी इन्वॉल्व हो जाती। लेकिन कोविड-19 एक दफा फिर जो है ब्लेसिंग एंड डिस्कस्टिंग के रूप में जो है वो बहरहाल बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है इस हवाले से। तो आप बिहार का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? वहां पर एक नया इत्तेहाद बना है जिसके अंदर, अच्छा एक बड़ी डायमेंशन है, तीन डायमेंशन नजर आती है कि पहली दफा जो है वो ओवैसी की पार्टी जो है वो AIMIM जो है वो एक बड़ा इत्तेहाद बनाने में वहां पर कामयाब, उसने दलितों के साथ वह इत्तेहाद बनाया है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इत्तेहाद बनाया, उसने कम्युनिस्टों के साथ भी वहां पर इत्तेहाद बनाया। तो एक सात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया है, और खुद जो है वो पहली दफा जो है वो 23 या 24 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो वहां पर, और एक सीट उनकी ऑलरेडी है वैसे वहां पर। तो कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को आप? वैसे नहीं, देखिए ऐसा है, बिहार का जो इलेक्शन है वो जातिवाद बेसिस पे होता है, वो रिलीजन के अलावा वहां पे जातिवाद, कास्ट सिस्टम पे ज्यादा जाता है, और उसके जो समीकरण, उसके जो तोल मोल किए जाते हैं, उस तोल मोल के हिसाब से एनडीए वापस, यानी बीजेपी आ सकती है, और नहीं आएगी ही। अच्छा, कोई आ सकती है कि बात ही नहीं है, वो अच्छा, वापस आएगी ही, आप कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई चेंज होने वाला है। अच्छा, ये आएगी,
क्योंकि ये जो समीकरण जो ओवैसी साहब की पार्टी है, जो या सीपीआई है, सीपीएम है, ये समीकरण पिछले 70 साल से बिहार में चल रहे हैं। इनकी पार्टीज इनके रहे, ये कोई नया चीज नहीं है। नहीं, लेकिन राजद असल में मुस्लिमों को तो ज्यादा राजद सपोर्ट करती थी ना, वो जो नहीं ये कांग्रेस के पास था ना कांग्रेस तो ज्यादा। नहीं, ये इनकी अपनी पहचान और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी वहां पे, और इनकी अपने वो ये एआईएमएम जो पार्टी है उसकी सीट पहले भी रही है, ये नहीं है कि अभी है। अच्छा, वो पिछले इलेक्शन में कूदे थे, वो तो हैदराबाद में, उनका बेस तो हैदराबाद है ना। उधर भी है। ऐसा है कि बिहार जो है उसमें कुछ एरियाज हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में, तो वहां पे आपका अनफॉर्चुनेटली इस तरह से वहां के समीकरण होते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता है। सही, तो उसमें कोई भी खड़ा कर दे, सही जी। तो इसलिए इस लिहाज से जो लालू यादव के बेटे की जो पार्टी है, या अब पहले जो लालू यादव की जो पार्टी थी, वो एक ऑपोजिशन में रहेगी। ये एक मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेटली जैसे महागठबंधन जो है वो जितना भी महा हो वो नीतीश कुमार चिराग अपोजिशन में आप कह रहे हैं उसको, और मैं कांग्रेस भी कोई कांग्रेस और ये दोनों मिलकर कोई ऐसी बड़ी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का वजूद कुछ ज्यादा बचा नहीं है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट्स आएंगी, और फिर नीतीश को तो रगड़ा उसने लगा दिया है, पासवान की पासवान चिराग पासवान ने जो है वो रगड़ा लगा दिया है। वो तो कह रहा है कि जनाब के वो वहां पर जहां पर खड़ा, हर वो सीट के ऊपर जहां पर नीतीश के लोग खड़े होंगे, हम वहां अपना लोग खड़ा करेंगे। देखिए, तो आप नहीं देखते कि जो कम्युनिटी जो वोट देती है, खासतौर पे बीजेपी बेस वोट जो है, उसके अंदर एक तकसीम आपको नजर आती है? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी से खुद पर्सनली मिला था 1999 में हिमाचल में। वो तब भी बीजेपी सरकार में फेडरल मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार की एक ऐसी सॉलिड पहचान है बिहार में कि बिहारी आदमी नीतीश कुमार को 15 साल से राज कर रहे हैं। ये आगे के 5 साल भी उनको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि चाहे चिराग पासवान नए हैं, वो देखिए ये एक दलित वोट की राजनीति है। दलित वोट में रामविलास पासवान की जगह चिराग पासवान अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिस पर नीतीश कुमार का कब्जा है। That is what it is about. He is trying to assert. I know that he is trying to assert. परंतु इस इलेक्शन में नीतीश कुमार आगे हैं और आगे ही रहेंगे, और मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर वही बन के आ रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील। आखिरी कमेंट जाहिद बुखारी साहब, उसके प्रोग्राम को समेटते हैं जनाब, आपका कमेंट्स। मतलब ये इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन पे ही नजर है सबकी। जी, उसी के हवाले से बता दें आप। उसी लिहाज से तो मैंने जैसे अर्ज किया कि बट डरते और धीमे धीमे बाइडेन के हामी कहते हैं कि शायद वो जीत ही जाए। ड्रीम्स उनके ख्वाबों में ये आ रहा है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दिमांशु साहब और जाहिद बुखारी साहब, आपका वक्त देने का इस प्रोग्राम के अंदर एक दफा फिर। और तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने जो है ना कोशिश की है कि इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से 3 बड़े मौज़ूआत को हमने कोशिश की कि उसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू की जाए। और हम देखते हैं कि इलेक्शन तो बिल्कुल दर पे आ गया है, और अमेरिका के अंदर एक चेंज शायद आ जाए, और जो बाइडन साहब जो है वो ट्रम्प को शायद हरा दें, मुमकिनात में शामिल है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आरिफ जहांगीरी जो है वो अगले हफ्ते फिर कई नए सब्जेक्ट और नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।